आज हम मीडिया मनोविज्ञान का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो है मीडिया और मनोविज्ञान। मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंध। मीडिया व्यवसायों को बेचने का एक मंच बन गया है। इसने लोगों को प्रभावित करने वाले बनने का मौका दिया है, लोगों को मनोरंजन खोजने के लिए एवं कई अन्य कारण दिए हैं। मीडिया सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दुनिया भर के लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया के बारे में सूचना का स्रोत है। यह समाचारों को सामयिक बनाता है। यह लोगों के लिए काम खोजने का एक साधन है और कई ऐसी आवश्यक सुविधाओं के लिए एक साधन है जिनके बिना हमारी कई सुख सुविधाएं नहीं रहेंगी। इसके अलावा मीडिया के नए रूपों ने आम जनता को विचार दिया है, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम मीडिया से जुड़ चुके हैं, या यूँ कहें तो मीडिया हमारे जीवन से एक संबंध सा जुड़ गया है। यह हमारे जीवन को आसान बनाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। और देखेंगे मीडिया मनोविज्ञान की परिभाषा। मीडिया मनोविज्ञान मीडिया और प्रौद्योगिकी के बीच मनुष्यों के साथ उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के बीच का अंतरफलक है। दोनों के बीच एक पारस्परिक संबंध है। मनोविज्ञान के एक उपविषय के रूप में मीडिया मनोविज्ञान व्यक्तियों, समूहों, समाजों और संस्कृतियों पर जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की जांच करने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों, वैचारिक ढांचे और शोध विधियों का उपयोग करता है। मीडिया मनोविज्ञान का संबंध किससे है? लोगों को समूहों के बीच संचार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, जिनकी किसी तकनीकी द्वारा मध्यस्थता होती है। मानव व्यवहार पर मीडिया का प्रभाव। मस्तिष्क मीडिया अंतरफलक के शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक पहलुओं को समझना। मीडिया मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? आमने सामने मौखिक कर्ण संचार, मध्यस्थता संचार के लिए उपकरणों के पीछे का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणी और भाषा विकास की गतिशीलता। रूटलेज के अनुसार मीडिया मनोविज्ञान पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखता है, जो एक निरंतर घुमावदार वक्र और लूप है, जिसमें तकनीकी विकास, सामग्री का उत्पादन, उस सामग्री की प्रत्यक्षण और उपभोग शामिल है। यह सब एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर विकास करते हैं। फिर आता है मीडिया। अच्छा, ये एक छोटा सा स्टोरी था जो कि अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी, जहाँ पर पुलिस वाले ने रिश्वत ना देने पर एक सब्जी वाले की रेड्डी यानी कि उसका ठेला जब्त कर लिया था, जिसकी और उसे बहुत ही अपमानित किया था लोगों के बीच। तो उस सब्जी वाले ने उस अपमान और इतना सब होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। सड़क के किनारे ही खुद को आग लगा लिया, जिसकी वजह से बहुत ही भारी भरकम भीड़ जमा हो गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई और ये सब बातें मीडिया में भी आ गई। तो एक छोटी सी कहानी थी अमेरिका की, जहाँ से हमारा जन आंदोलन शुरू हो गया। मीडिया में मनोवैज्ञानिक की भूमिका। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के डिवीज़न 46 में कहा गया है कि मीडिया मनोवैज्ञानिक संचार शोधकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य प्रदाता, सलाहकार या विकास करने वाले हो सकते हैं। मीडिया मनोवैज्ञानिक समाज और व्यक्ति पर मीडिया के प्रभावों को सुधारने और मीडिया उपयोग को समझने के लिए मनोविज्ञान को कैसे लागू किया जा सकता है। नैतिकता के मुद्दे, मीडिया की पहुंच, दर्शकों की विविधता और मीडिया के रचनात्मक उपयोग भी मीडिया मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। मीडिया मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जिसे हाल में ही मान्यता दी गई है और तेज गति से विकसित भी होता जा रहा है, जिससे यह समझना कठिन है कि मीडिया मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है। अनेक शोध और
सिद्धांत जो लोगों को इसके महत्व को देखने के लिए प्रेरित करते हैं, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, संचार अध्ययन आदि। हमें मीडिया मनोवैज्ञानिकों की ज़रूरत है। पामेला रूटलेज के अनुसार एक मीडिया मनोवैज्ञानिक को निम्न भूमिकाएं निभानी होती है: लोगों को तकनीकी प्रगति की तेज गति के अनुकूल बनाने में मदद करना, पेशेवर मानकों के लिए लेखकों और पत्रकारों की जवाबदेही बढ़ाना, यह स्पष्ट करना कि कैसे मीडिया के उपयोग और व्यवहार के बीच का संबंध इस मीडिया द्वारा उत्पन्न व्यवहार एक दूसरे के समतुल्य नहीं है। शिक्षा, मीडिया साक्षरता, शिक्षा और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, प्रौद्योगिकी अंतरफलकों, उपयोगिता और सामग्री का मूल्यांकन करना, विभिन्न मीडिया प्रौद्योगिकियों के अनुभव में व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और प्रासंगिक अंतर दिखाना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये रहा 10 है ना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया कार्यबल को परामर्श और कोचिंग देना, मीडिया प्रदर्शनों में लेखन और उपस्थिति के माध्यम से मीडिया पर विशेषज्ञता का प्रसार करना, मीडिया के सभी रूपों में सुधार के तरीके की पहचान करने पर शोध करना, नई मीडिया प्रौद्योगिकियों को अधिकाधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नैदानिक मनोविज्ञान के अभ्यास के लिए नई मीडिया या प्रौद्योगिकी को लागू करना, नैतिक आचरण के लिए मीडिया मानकों का विकास करना, मीडिया और वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे विज्ञापन, मनोरंजन आदि, विसामान्य या आपराधिक आबादी के साथ काम करना, मीडिया के समाजशास्त्री, व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करना, शारीरिक और विकासात्मक रूप से दिव्यांग समूहों और अन्य हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए नवाचारी मीडिया सामग्री का विकास करना। मीडिया मनोविज्ञान के शोध विधियों का परिचय। रेडियो और टेलीविज़न जैसी मीडिया प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार था। हालांकि अधिकांश शोधकर्ताओं ने उन नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जो मीडिया अपने साथ ला रहा था। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि यह उस अवधि के दौरान हो रहा था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। एक सर्वव्यापी धारणा थी कि मीडिया को राजनीतिक अशांति के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और यह जनता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ लेखक भी इस बात से सावधान थे कि मीडिया किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल द्वारा प्रकाशित एक उपन्यास 1949 में टेलीविज़न दिखाए गए थे, जो टेलीविज़न जैसे उपकरण थे जिन्हें सरकार या सत्तासीन लोग जनता को नियंत्रित और उत्पीड़ित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। आधुनिक संस्कृति में बड़े पैमाने पर निगरानी और सूचना सेंसरशिप का प्रतीक है, जहां जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मीडिया की और विषय वस्तु को सेंसर किया जाता है। फिर आता है मीडिया मनोविज्ञान के शोध। इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये रहा। तो टोटल दो शोध हैं मीडिया मनोविज्ञान के, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक शोध संख्याओं से संबंधित है। यह सांख्यिकीय प्रक्रियाओं या परिमाणीकरण के अन्य साधनों का उपयोग करता है। यह ज़्यादातर सिद्धांतों से प्राप्त परिकल्पनाओं के परीक्षण से संबंधित है और चर राशियों का आकलन करने के लिए परीक्षणों और पैमानों का उपयोग करता है। दूसरा है गुणात्मक शोध। ये वह शोध है जो लोगों के अपने
लिखित या बोले गए शब्दों और अवलोकन योग्य व्यवहार के रूप में वर्णनात्मक आंकड़ों पर निर्भर करता है एवं उसे उत्पन्न करता है। यह किसी घटना की प्रक्रिया और अनुभवों को गहराई से समझने से संबंधित है तथा सिद्धांतों के निर्माण में मदद करता है। ऐतिहासिक रूप से मीडिया मनोविज्ञान शोध के तहत मात्रात्मक शोध गुणात्मक शोध की तुलना में अधिक प्रचलित रहे हैं। इसके कारणों में से एक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हो सकता है कि मात्रात्मक पद्धतियों ने अधिक तथ्यात्मक निष्कर्ष दिए एक ऐसे समय में जब मनोविज्ञान स्वयं को एक गंभीर विज्ञान साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसे लोगों को अपने महत्व का एहसास कराना पड़ा। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और मनोविज्ञान की प्रासंगिकता अधिक प्रमुख होती चली गई, गुणात्मक शोध ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दे, लास्टली, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दे। प्रत्येक शोध जो एक बड़ी सफलता के रूप में विकसित हुआ है, शोध के नैतिक नियमों का पूरी तरह से पालन करने के कारण ऐसा हुआ है। शोध करते समय एक संरचना का होना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि आचरण के नैतिक मानक का पालन नहीं किया जाता है तो शोध की विश्वसनीयता कम हो जाती है और उसके परिणामों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मीडिया मनोविज्ञान जैसे विषयों में है जो मानव से संबंधित है। यह विशेष रूप से मीडिया मनोविज्ञान जैसे विषयों में है जो मानव से संबंधित है। मीडिया शोध के कुछ नैतिक सरोकार निम्न है। पहला है बौद्धिक सहमति। किसी भी शोध में भाग लेना स्वैच्छिक है। मीडिया मनोविज्ञान के शोधकर्ता किसी को भी अपने अध्ययन में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई भी सूची बनाने से पहले प्रतिभागी यानी भाग लेने वाले को सूचित करना और उनकी परमिशन लेना और उनको जिस पर वो शोध करे उस बारे में बताना अनिवार्य है। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये शोध नहीं माना जाएगा। दूसरा है नामहीनता और गोपनीयता। मीडिया शोधकर्ताओं के लिए प्रतिभागियों को गुमनाम रखना और अत्यधिक नेटवर्क और खोज योग्यता आंकड़े ब्रह्मांड में उनकी भागीदारी को पहचान रहित बनाना एक चुनौती है, विशेषकर तब जब आंकड़े ऑनलाइन एकत्र किया गया हो। संवेदनशील विषयों पर शोध करते समय उनकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में उनके प्रति कोई कलंक ना लगे, उन्हें कोई बदनाम ना करे, उनसे कोई गुंडागर्दी दबंगाई ना करे। ठीक है। तीसरा है निजता। सभी को निजी जीवन और अपने बारे में सूचना की पहुंच को नियंत्रित करने का अधिकार है। हालांकि इस अत्यधिक नेटवर्क वाले समाज में गोपनीयता बनाए रखना भी एक चुनौती है। फिर लास्टली चौथा आता है शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग और प्रकाशन नैतिकता। नैतिक निर्णय यह भी नियंत्रित करते हैं कि शोध के निष्कर्षों की व्याख्या कैसे की जाती है और उन्हें वैज्ञानिक समुदाय और व्यापक समाज तक कैसे संप्रेषित किया जाता है और फिर आंकड़ों को सही तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। ये हमारा सेकंड यूनिट हो गया कंप्लीट। ये रहे कुछ क्वेश्चन। आप मीडिया मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं? सोशल मीडिया के जन आंदोलन को जन्म दिया है, अपने उत्तर की भाग्य संगत व्याख्या कीजिए। मीडिया मनोविज्ञान शोध ऐसा क्या है जो इससे चुनौतीपूर्ण बनाता है? ये सब कुछ आंसर नेक्स्ट में हम सेकंड ब्लॉक पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट। थैंक यू।